हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, स्टडी आई क्यू की बुक से हम लोग चैप्टर नंबर 20 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 19, जैसा कि आपने देखा था, गांधी जी से इंस्पिरेशन लेते हुए वो पीजेंट मूवमेंट्स एंड पीजेंट अपराइजिंग्स के बारे में था। ये वाला जो चैप्टर है, बेसिकली क्या है, हमारे समाज में कुछ लोग अभी भी ऐसे थे इस ज़माने के अंदर, 1920s 1930s की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर आप कह लो कि गांधी जी के आने से पहले या फिर उनके आसपास, जो जो कि बड़े सालों से उनकी पीढ़ियां, उनका खानदान, उनकी जनरेशन इस चीज़ की मुशक्कत करने में लगे हुए थे कि यार, ये शूद्र का स्टेटस हम पर थोपा क्यों जाता है, हमारी गलती थोड़ी ना है कि अगर हम किसी वर्ण के अंदर पैदा हुए हैं तो हमें टेंपल के अंदर एंट्री क्यों नहीं मिलती है। अब इसके लिए कुछ लोग जो हैं वो खड़े होंगे, और बढ़िया बात यह है, एक मज़ेदार बात यह है कि जो ऐसे लोगों के अधिकारों के लिए खड़े होंगे कि हाँ, हमारे सोसाइटी में कुछ वर्गों को एंट्री मिलनी चाहिए मंदिरों के अंदर, भले ही उनका स्टेटस शूद्र है, वो अपर कास्ट ब्राह्मण होंगे जो कि इनके अधिकारों की लड़ेंगे। ऑब्वियसली बात है, शूद्र कम्युनिटी के लीडर्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन कुछ अपर कास्ट ब्राह्मण भी होंगे, कुछ क्षत्रिय भी होंगे जो कि इस चीज़ की डिमांड करेंगे। अब मंदिरों में एंट्री से रिलेटेड या मंदिरों के अंदर कुछ कुछ रिफॉर्म्स, लाइक दक्षिण भारत के अंदर चला जाए तो ये डिमांड इस टाइम पर भी चल रही है, देवदासी सिस्टम को एबॉलिश करना, शूद्रों को मंदिरों में एंट्री मिलना, वो वेदास सुन सकें, वो पुराण सुन सकें, वो शाम की आरती में मंदिर में खड़े हो सकें। इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है वो मांगे जो हैं, वो डिमांड है, वो चल रही है। और ये कोई फर्स्ट टाइम या लास्ट टाइम ऐसी कोई एक तरीके से कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि टेम्पल एंट्री मूवमेंट की अगर आप बात करो तो ये तो अभी 2017 का भी इशू था। वो अलग बात है कि इट वॉज विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, शनि शिंगणापुर और सबरीमाला टेम्पल। ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है, ये टाइम टू टाइम प्रचलित होती रहती है, बस लोगों को ना सपोर्ट चाहिए होता है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, टेम्पल एंट्री मूवमेंट में क्या है। अभी ट्यूसडे आने दो, हम करवा सकते हैं टेम्पल एंट्री एक मूवमेंट। सारे के सारे मंगलवार को आपने देखा होगा आप लोगों ने, हनुमान जी के मंदिर के बाहर जब ये बूंदियां वगैरह बढ़ती हैं तो चौकीदार जो होता है मंदिर का, वो गरीब लोगों को अंदर नहीं आने देता, राइट? उनकी वेशभूषा देखकर, उनके कपड़े देखकर। अब उनके उनको अपने राइट्स नहीं पता, वो दिमाग से सुन है कई लोग कि उनको क्या लेना देना, यार खाना पीना तो मिल ही जाता है। जो मंदिरों में जो अमीर अमीर लोग जो आते हैं, गाड़ियों से उतरते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, बूंदी चढ़ाते हैं, वो हमें 100 100 रुपये, 10 10 रुपये, पार्ले जी के बिस्किट, फ्रूटी के टेट्रा पैक्स, ये सब हमें दे ही जाते हैं। तो हमें क्या करना ये सब करके। लेकिन जिस दिन अगर उनके अंदर एकता अगर आ गई, तो एक बार बताओ, आज क्या है? आज है 5 तारीख, है ना? 6 तारीख को मंडे, 7 तारीख को ट्यूसडे, 7 तारीख को एक टेम्पल एंट्री रिफॉर्म मूवमेंट कहीं पर नहीं हो सकती क्या? बताओ, कहीं नहीं चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है, ठीक है। अब इसी प्रकार से बात करें सरदारों की, तो पंजाब में, नॉट ओनली इन पंजाब बट गुरुद्वारे में, आपको पता है कि दो ग्रुप्स थे, एक ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स के, एक हिथरोडॉक्स एलिमेंट के। मैंने आपको ये पहले भी बताया था शुरू में, कुछ चैप्टर्स पहले। तो वहाँ पर जो है, अब गुरुद्वारा में रिफॉर्म से रिलेटेड कुछ बातें चल रही हैं, ठीक है। और इसके चलते एक प्रॉपर कमेटी जो है वो गुरुद्वारे को मैनेज करे, उसके अंदर रिफॉर्म्स लाने की बात करे, जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वारास, वो थोड़े से साइडलाइन हो, और ज़माने और वक्त के अनुसार मंदिर और गुरुद्वारों में कुछ कुछ रिफॉर्म्स हैं। तो आपको पता है कि टेम्पल में भी एक कमेटी होती हैं जो कि टेम्पल्स को चलाती हैं। अलग अलग मठ में, बड़े बड़े जो मठ होते हैं वहाँ पर होती हैं, बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं वहाँ पर होती हैं। एक पूरा का पूरा समुदाय होता है टेम्पल को चलाने वाला, एक उनका भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है। और गुरुद्वारे की बात करें तो हर एक गुरुद्वारे में एक प्रोमिनेंट कमेटी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, है ना, जीपीसी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो ये सब बातें हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो हम देखते हैं ये इंडियन नेशनल मूवमेंट से कैसे रिलेटेड है, या फिर इन्होंने क्या इम्पैक्ट डाला, ये रिलेटेड है भी कि नहीं है, या फिर ये राइटर ने एक मिसलेनियस टॉपिक बीच में डाल दिया चैप्टर नंबर 20 के नाम से। देखते हैं इसको हम लोग। जैसे पीजेंट रिफॉर्म्स मूवमेंट वाला, तो अभी आपने लास्ट चैप्टर देखा था कि वो जो है गांधी जी की वॉइसेस के साथ, गांधी की आइडियोलॉजी के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पर हम इस चैप्टर को जानते हैं जरा।
सिखिज्म आपको पता है हिंदुस्तान में इस टाइम पर एक बहुत ठोस मजबूती के साथ एक प्रोमिनेंट तरीके से रिलीजन बन चुका था, ठीक है। तो सिखिज्म एज अ रिलीजन वॉज स्टार्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिचुअलिज्म एंड कास्टिज्म। अब ये कोई नई बात तो नहीं है, ये चीज मैं सिखिज्म के अलावा दो रिलीजन को और मर्ज करके कह सकता हूं, बुद्धिज्म प्लस जैनिज्म। इसी के खिलाफ है इनकी भी वॉइसेस, राइट। However, the very religion had soon become a victim of social evils। मतलब सिखिज्म के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सिखिज्म को एज अ रिलीजन पॉल्यूट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ ना इश्यूज इमर्ज हो गए थे विद इन द डोमेन ऑफ सिखिज्म, लाइक कास्ट सिस्टम, रिलीजियस रिचुअलिज्म, डाउरी सिस्टम। इन सारी चीज़ों से प्रभावित हो रहा था सिखिज्म रिलीजन, सिख रिलीजन, ठीक है। आपको कास्ट सिस्टम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये वाली बात पता है कि नहीं पता है। आशिमा आपको पता हो कि आप एक सरदार स्कूल से पढ़े हुए हो, सरदारों में भी आशिमा माइनॉरिटी होती है। और पंजाब से रिलेटेड ये वाली बात आप भी जानते होगे कि सरदारों में भी ये ओबीसी और जनरल का स्टेटस होता है, उसमें भी ऊपर कास्ट नीचे कास्ट को देखा जाता है। शादी जब करी जाती है ना, जब दो परिवार मिलते हैं तो उसमें भी सरदारों में भी ये वाली बातें होती हैं कभी कभार। अगर कोई ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता हो, कोई भी बिलोंग करता हो, ये थोड़ा सा एक पंजाबी कल्चर के अंदर भी ये वाली चीज़ें चलती हैं शादी करने के टाइम पर, ठीक है। वहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि रिचुअल ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग कुंडली मिलाई जाती है, जो मिलाई जाती है। अलग अलग रिलीजन के अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं, कोई सही गलत इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। बस वही वाली चीज़ें मैंने आपको बताई कि जो चीज़ बहुत टाइम से कोई भी एक सोसाइटल एलिमेंट के साथ चल रही हो तो वो इंसानों को नेचुरल लगने लग जाती है, राइट। जैसे मैं क्या वर्ड यूज़ करता हूँ आपके सामने, असमानता है ना, इनइक्वालिटी। जब सोशल इनइक्वालिटी बड़े टाइम तक चलती रहती है समाज में, पॉलिटिकल थ्योरी में मैंने आपको कई बार बता रखा है ना, तो इट अपीयर्स टू बी नेचुरल इनइक्वालिटी, कि भगवान ने ये भेदभाव करके बेचा है शायद से, है ना, वो एक कन्वेंशन बन जाता है। तो गुरुद्वारा की कहानी क्या थी 19वीं शताब्दी के अंदर। गुरुद्वारा जो थे दे वर बैडली मैनेज एंड रिडन विद करप्शन। अब यहाँ पर आपको पता है ना, एक पोस्ट होती है, महंत को जानते हो, जो गुरुद्वारे को चलाते हैं, मतलब इंटरनल मैनेजमेंट वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो वो ना करप्शन के अंदर इन्वॉल्व थे, करप्शन के चार्जेस उन पर लगते थे कि कोई भी चढ़ावा आया, कोई भी राशन का सामान आया तो उसको रख लिया, हड़प लिया, ठीक है। तो गुरुद्वारास वर बैडली मैनेज एंड रिडन विद करप्शन। The existing rationalist and progressive ideas of the 19th century, it influenced the Sikh community. तो as a result, a number of reform movements it tried to remove these evils, जिसमें से अकाली मूवमेंट सबसे पावरफुल इमर्ज हुई एंड इट वाज अ सक्सेसफुल रिफॉर्म मूवमेंट। मैं आपको अगेन ये वाली बात बता रहा हूँ, आपने ऐसा तो नहीं है ना श्रेया के जो प्रीवियस चैप्टर्स करे थे वहाँ पर अपने गुरुद्वारा रिफॉर्म्स के बारे में नहीं सुना, अकाली मूवमेंट के बारे में नहीं सुना, अकाली ग्रुप के बारे में नहीं सुना, मास्टर तारा सिंह के बारे में नहीं सुना। ये सारी चीज़ें हैं, ये बार बार थोड़ा सा एक नए ज़माने के हिसाब से, वक्त और हालातों के हिसाब से यहाँ पर रिफॉर्म की बात हो रही है ना। जैसे मैं टेम्पल एंट्री की बात कर रहा हूँ, तो इसमें आशिमा ऐसा है ना कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी, जो ऑब्वियस ही बात है, अलग अलग टाइम पर ज़माने के हिसाब से, जैसे मैं भी आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ कि टेम्पल एंट्री मूवमेंट में क्या है, वो तो हो सकता है कि मंगलवार को हो जाए, कल हो जाए, अभी हो जाए, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ अकाली मूवमेंट। अब मुझे एक बात बताओ, शनि शिंगणापुर तो और सबरीमाला इशू, तो ये तो हिंदुज़म रिलेटेड इश्यूज थे, हिंदू वेमेन प्रोटेस्ट कर रही थी, है ना, कि मेंस्ट्रुअल एज की वेमेन को टेम्पल में एंट्री अलाउ करी जाए। लेकिन उसी साल 2016, 17, 18 में तो मुसलमान औरतों ने भी अपने अधिकारों की लड़ाइयाँ लड़ी। मुंबई में ही है, महाराष्ट्र में ही है शनि शिंगणापुर टेम्पल, मुंबई के पास। और मुंबई के अंदर ही जहाँ पर मरीन ड्राइव है, मरीन ड्राइव के आगे जाकर आपने एक हाजी अली दरगाह सुनी होगी, ठीक है। हाजी अली दरगाह के अंदर भी ये वाला प्रोटेस्ट चला था कि औरतों को एंट्री मिल सके। 2019 में जब मैं गया था, मुंबई गया था मैं, तो वहाँ पर हाजी अली दरगाह में गया था, ठीक है। तो वहाँ पर मुझे ये वाली बात जानने को मिली, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर एक रिफॉर्म मूवमेंट हो चुकी है, अब औरतें यहाँ पर अलाउड है। तो जिन लोगों से मैंने चादर खरीदी थी वहाँ चादर चढ़ाने के लिए, जो फूल खरीदे थे मैंने, तो उन लोगों ने मुझे बताया था कि भाई साहब यहाँ पर पहले ना औरतें नहीं आती थी, जैसे अभी आपकी मम्मी फ्रीली चली जाएगी अंदर। अभी अगर पहले का ज़माना होता, 1-1.5 साल पहले आप आए होते, तो आपकी मम्मी को बाहर रुकना पड़ता। ये जो लंबी सी रोड जा रही है, वो रोड ऐसी है कि कोई रोड नहीं है, वो एक ना मतलब एक ब्रिज लेन बनी हुई है।
और समुद्री हवाएं, अरेबियन सी की हवाएं चलती रहती है, मतलब उसके बाद ना मुंबई खत्म हो जाता है, यू आर इन टू द वाटर्स ऑफ इंडियन ओशन। वहां बनी हुई है हाजी अली की दरगाह। तो आपको चलना पड़ता है, मतलब और ऐसा है कि तूफानी हवाएं ऐसी हैं कि अगर एक छोटा बच्चा हो ना तो वो उन हवाओं को कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब वो एक रोड है जहां पर कोई सहारा नहीं है, वो एक लेन है, क्योंकि तो आप उड़ भी सकते हो इधर से उधर, आपके कदम डगमगा सकते हैं। तो तब उधर लोगों ने मुझे बताया था कि अगर ये पहले का इशू होता ना तो आपकी मम्मी को यहीं बाहर वेट करना पड़ता। और ये जो लंबी सी आप रोड देख रहे हो जो एंड में जाकर दरगाह से कनेक्ट हो रही है, तो यहाँ पर आप, आपके पापा और भाई जा पाते, मम्मी नहीं जा पाती। लेकिन क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी है तो अब आपकी मम्मी जा सकती हैं। तो तब मैंने इशू के बारे में पता लगाया फिर रास्ते में। तब मुझे पता लगा कि अच्छा, हाजी अली दरगाह जो है उसके ऊपर भी विवाद हुआ था जब मुसलमान औरतों ने हक की लड़ाई अपनी लड़ी थी कि यार इफ़ वी आर बॉर्न इनटू अ फीमेल बॉडी तो इसमें हमारी क्या गलती है, और हमने कौन सा कोई पाप कर दिया कि हम किसी दरगाह के अंदर, मस्जिद के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। और सिमिलरली उस टाइम पर ये जो है डिबेट चल रही थी कि मेंस्ट्रुअल एज की वेमेन को, नॉट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इतनी तो अकल देखो सब में होती है कि रीति रिवाज परंपरा के अनुसार जैसे आप में से भी कोई हो, तो अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है तो ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है कि यार हम यार आश्रम और गुरुद्वारा जा सकते हैं, वहाँ पर ऐसी कोई बंदिशें नहीं होती। लेकिन मंदिर जाने को मम्मी मना करती हैं और प्रतिबंध होता है, तो हम उसके रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स को क्यों तोड़ें। तो इतनी अकल तो यार आप में भी और नहीं भी है। अगर आप पर्सनल अपनी चॉइस को मानकर करते हो तो ऑब्वियस ही बात है, इस चीज़ को कोई पता तो लगा नहीं सकता कि आपकी कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है क्या नहीं चल रही है। तो वो आपकी चॉइस है कि अगर आप नहीं मानते मानसिक चीज़ से ऐसा कि यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो जा करूँगी भगवान से, अगर मुझे मिलन करना है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है कि नहीं चल रही है, तो वो एक पर्सनल चॉइस होती है। अब ये सारी बातें ना इस टाइम पर प्रोमिनेंट रहेगी। हालांकि मैं अभी तो गुरुद्वारे के बारे में बता रहा हूँ आपको, लेकिन टेम्पल एंट्री मूवमेंट में ये सारी बातें प्रोमिनेंट रहेंगी, जिसका असर 21वीं शताब्दी में रिफॉर्म मूवमेंट जो, जैसा कि मैं 2016-17 में आपको बता रहा हूँ, सारा का सारा घटनाक्रम हुआ, तो ये हो रहा था। अब उस टाइम पर क्या था, मैं उस टाइम पर विजन आईएएस की कोचिंग कर रहा था, ठीक है, 18 में मुझे अपना पहला अटेम्प्ट देना था। तो क्या हुआ था, जितने भी द हिंदू, मैं द हिंदू पढ़ता था, तो द हिंदू में जितने भी आर्टिकल्स आते थे, एडिटोरियल्स आते थे, जितने भी मैंने नोट्स बना रखे थे पूरे साल करंट अफेयर की विजन आई सी मैगजीन के, आप हमेशा सोसाइटी वाला इशू उठाकर देखो। आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2018 की, 17 की विजन, 18 की छोड़ो, 16-17 की मैगजीन उठाकर देखो विजन आई इसकी, आपको इंटॉलरेंस 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 सोसाइटी के हेडिंग के अंदर बहुत करंट अफेयर मिलेंगे, और पूरे अखबार उस टाइम पर भरे होते थे। तो सबको यह था इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा। लेकिन वही वाली बात है, जहां आपकी थिंकिंग रुकती है वहां यूपीएससी की थिंकिंग स्टार्ट होती है। तो अगर मैं आपको सोसाइटी के कंटेक्स्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री सोसाइटी 2017, ये देखो 2017 का मेंस का एक क्वेश्चन था, मैं इसको काफी बार आप लोगों को दिखा भी चुका हूं। द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव is not only an interesting feature of Indian society from very early times, but it is also playing an important part at the present. अब श्रेया, पास में तो हम ये सब कुछ लिख सकते थे, पूनम दलाल भैया में भी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो अकबर के एग्जाम्पल निकाल रहे थे, अलाउद्दीन के एग्जाम्पल निकाल रहे थे, इस डायनेस्टी उस डायनेस्टी के एग्जाम्पल निकाल रहे थे। लेकिन जब 2017 में बैठा हुआ बच्चा मीन्स का पेपर अपना लिख रहा था, वो बंद गया था, क्योंकि 50% पार्ट तो वो कवर कर लेगा, अब बाकी 50% तो मैं ही होता, तो मैंने नोट्स तो सारे इंटॉलरेंस के बना रखे हैं कि सोसाइटी में क्या चीजें खराब चल रही है क्या नहीं चल रही हैं। यूपीएससी लेकिन ये कहता है, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पता है किस लिए था, आपकी एक एथिकल क्वालिटी को चेक करने के लिए, ग्रेटिट्यूड। सच बता रहा हूं, अब ग्रेटिट्यूड कैसे, मतलब एक एप्लीकेशन बेस्ड ग्रेटिट्यूड क्वेश्चन था ये। अभी आपको समझ में नहीं आएगा जब तक एथिक्स नहीं पढ़ोगे मैं क्या फिलोसफिकल बात ये क्या बोल रहा हूं। ग्रेटिट्यूड इन द सेंस, आपकी लाइफ में आपकी लंका लगी हुई, आपका दिन बहुत बुरा जा रहा है, लेकिन कुछ तो एक अच्छी चीज होगी। आपका पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है कि आप बुरी से बुरी चीजों में, बुरी से बुरी परिस्थितियों में हाथ डालकर अच्छी चीज क्या निकाल सको। 2017 में, 16 में सारा का सारा अनिश्चितता वाला माहौल चल रहा है, इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस इंटॉलरेंस। यूपीएससी लेकिन क्या कह रहा है, टॉलरेंस लव एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, पुराने हमारे समाज का भी, लेकिन आज के समाज का भी। तो आज के समाज में आपने पूरे साल पढ़ते हुए, प्रिपरेशन करते हुए क्या देखा, अच्छी चीजें क्या निकाली। इंटॉलरेंस तो चल ही रहा था, टॉलरेंस वाली बातों के नोट्स बनाए। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि हमेशा अपने आंसर्स में, हर एक सिचुएशन में ऑप्टिमिस्टिक रहा करो। अब जैसे आप इसी को देख लो, थोड़ी सी बात करते हैं हम इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें।
यहाँ पर अगर आप देखो सोसाइटी, ये वाला क्वेश्चन देखो, हमने डिस्कस भी करा था इसके बारे में। डू यू थिंक मैरिज एज अ सेक्रेमेंट इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया? क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? अब यहां पर बुराइयां करने को हम जितनी मर्जी लिख सकते हैं, लेकिन आंसर की कंक्लूजन हमें एक ऑप्टिमिस्टिक टोन में देनी होगी कि नहीं यार, शादी मतलब क्वेश्चन हमें इस तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहा है कि हम अपना आंसर लिख दें कि नहीं, मैरिज जो है वो अपनी परंपरा या जो दो लोगों का जो एक बंधन होता है जिसमें लोग बंधे रहकर एक दूसरे को समझते हैं, हिंदुज्म के अकॉर्डिंग 7.5 फेरों का मूल्य, सिखिज्म में अगर आप बात करो तो जो मेन श्राइन के इर्द गिर्द 4 चक्कर चुन्नी बांधकर जो लगाने होते हैं, अलग अलग मतलब रीति रिवाज कुल मिलाकर कि ये सिर्फ एक शोशाबाजी करने का कि शादी मेरी हो रही है तो मुझे अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाएंगे, अच्छा खाना खाने को मिल जाएगा, अपना शो ऑफ करने का एक तरीका मिल जाएगा कि मेरे माँ बाप ने देखो पूरे पैसे के लगा दिए हैं और शादी पर, और मैंने एक शोशाबाजी वाला एक माहौल रच रखा है। तो मैं शादी को बंधन की तरह, एक पवित्र बंधन की तरह ना देखकर, क्या मैं उसको सिर्फ ऐसे देख रहा हूं कि हाँ यार ये तो सबकी होती है, मेरी भी हो गई? तो वो एक संस्कार है। अब संस्कार इन द सेंस यहां पर ये कोई आपकी हैबिट और उसकी बात नहीं हो रही है। सैक्रामेंट कोई भी चीज वो होती है जिसकी पवित्रता बहुत ज्यादा आपके लिए कायम रखती है। मतलब देखो, मैं अगर इस टाइम पर अभी किसी भी लड़की से बात कर लूं, कैसी भी, मैं उसको मैसेज करता हूं 1:30 बजे रात को, 2 बजे रात को, या कुछ भी करके, एक सैक्रामेंट वाली चीज मैं आपको बताता हूं जो कि इंडियन सोसाइटी में आपको मैं पढ़ाऊंगा। छोटी सी चीजें, मतलब ये रियलिस्टिक एग्जांपल होते हैं। मैंने अगर किसी को मंगलसूत्र पहना रखा है ना, उसके सिंदूर लगा रखा है, मेरा अब टोटल फोकस ना उस पर होना चाहिए। बात ये भी नहीं है, रिलेशनशिप में भी होना ही चाहिए पहले से, लेकिन टोटल फोकस मेरा उसका होना चाहिए। अब एक तो हो गई कि मेरी बीवी की बात आ गई कि मैं अपनी बीवी की इज्जत करता हूं, तो मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चलाना चाहिए, या कहीं पे भी किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए फालतू में, अपना परिवार में क्यों तोड़वाऊं, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर किसी और बंदे की शादी हो गई है, अब मैं उसके साथ वैसा फ्रैंक नहीं रह सकता जैसे मैं उससे शादी से पहले रहता था। उसका बहुत अच्छा दोस्त बनकर उसके और मेरे बीच में कभी कुछ गलत नहीं है, लेकिन फिर भी उसका घर परिवार मेरे मैसेज या मेरे कॉल की वजह से टूटे ना, मुझे इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी एक सैक्रामेंट नेचर होता है। अब क्या, मैरिज मेरी नहीं हुई है उस लड़की से, लेकिन मैं शादी को एक पवित्र बंधन की तरह देख रहा हूं। मेरे दिमाग में ये है कि यार नहीं यार, उनका नहीं बिगड़ना चाहिए रिश्ता कैसे भी करके, और मैं तो बिल्कुल भी रीजन नहीं बनना चाहिए कि दीपांग की वजह से रिश्ता टूट गया। उसके मैसेज क्यों आते हैं इतनी रात को, वो क्यों तुम्हें ऐसे ऐसे इमोजीज भेज रहा है, तुम क्यों रिप्लाई कर रही हो उसका। तो ये एक सैक्रामेंट चीज है जो कि दोनों पार्टीज की तरफ से, मतलब बात यहां पर ये नहीं कि अभी शादी हो गई है तभी आप एक मैरिज को सैक्रामेंट नेचर की तरह देखोगे, नहीं भी हुई है तो आपके अंदर क्या इतनी मेच्योरिटी है, मेच्योरिटी वाली बात भी नहीं यहां पर, क्या शादी को लेकर, ऐसा टॉपिक को लेकर इतनी पवित्रता है कि यार मैं अपनी शादी की तो कदर कर ही रहा हूं, लेकिन मुझे किसी और की शादी की रिस्पेक्ट है कि नहीं है, ये है चीज। ओके, एक और बात, इसके अंदर एक एंगल और आ सकता है। जैसे मेरी किसी क्रिश्चियन लड़की से, मुसलमान लड़की से, सरदारनी से, किसी से भी शादी होती है, उसने मुझे बोला तुम्हारे हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग तो हमने 7 फेरे ले लिए, सिंदूर लगाना और मंगलसूत्र पहनाना, ये सब प्रक्रिया तो कर ली, मैं ये चाहती हूँ या मेरे पापा मम्मी ये चाहते हैं कि एक बारी हम अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग भी इस प्रथा को पूरा करवाएं। अब मुझे उस चीज़ में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको दिलासा चाहिए है कि वो इस तरीके से शादी करना चाहती है और उसको भी ये सेटिस्फेक्शन चाहिए, क्योंकि बात ये है ना कि अगर दुनिया ने मुझे ये सिखाया कि मैं हिंदू और हमारे यहाँ 7 फेरे प्लस मंगलसूत्र प्लस सिंदूर के बिना वो मेरी बीवी नहीं हो सकती, तो उसके भी रिलीजन के अंदर जिस तरीके से उसका सोशलाइजेशन हुआ है, उसको भी ये वाली चीज पता है कि कुछ कुछ रिचुअल जब तक उसके मन में वो सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक मैं उसका पति नहीं कहला सकता। उसको बस ये आश्वासन चाहिए, जैसे मुझे ये मिल गया कि हाँ नाउ शी इज माई
लवली वेडेड वाइफ, तो उसको भी ये चाहिए कि यार मैं अगर उसका हस्बैंड का दर्जा ले रहा हूं तो उसके अकॉर्डिंग हो जाए। मैं ये नहीं कह रही डिमांड आएगी ही आएगी, लेकिन ये भी अगर मैं एग्री करता हूं, ये भी एक मैरिज को सेक्रेमेंट नेचर की तरह देखने की तरह एक चीज है। ओके, अब ये कैसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे अब देखो मैं तो फ्रैंकली आपसे बात कर रहा हूँ, इतने सारे पॉइंट्स इतने सारे एस्पेक्ट आ गए। जब मैंने इन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करवाई थी, फर्स्ट इंप्रेशन जब दिया था, तब मैं कुछ और ही एंगल प्रोड्यूस कर रहा था आपसे। तो ये सिर्फ आपकी थिंकिंग और क्रिएटिविटी के ऊपर होता है कि आप किस टॉपिक को कितना सोचते हो, ठीक है, और आपके अंदर क्या क्या मतलब वो फीलिंग्स आ रही हैं उसको लेकर। क्योंकि सच्ची बात तो ये है कि देखो ये सोसाइटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, और एथिक्स वाला, ये सिर्फ आपकी फीलिंग्स, आपकी मेच्योरिटी, आप क्या सोचते हो, आपका ब्रॉड एंगल कितना, ब्रॉड नज़रिया कितना है, आप अलग अलग एंगल्स के साथ, अलग अलग डाइवर्सिटी के साथ हर एक चीज़ को सोचने का जज्बा कितना रखते हो, आप में आपको लिखने के टाइम पर इंटरेस्ट आ भी रहा है या फिर सिर्फ आप निपटाना चाहते हो कि छोड़ यार पेपर ही तो है जैसे मर्जी कर लेते हैं। तो ये सब आपकी चीज़ें चेक होती हैं, बिकॉज अगेन ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, यहाँ पर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी हर एक एस्पेक्ट पे चेक होती है। साफ सिंपल सी बात बताता हूँ, 2016 में यूपीएससी का कोई मतलब ही नहीं था कि वो एलिलोपैथी या फिर एलिलोपैथी का क्वेश्चन उसने जो पूछा जीएस पेपर 3 के अंदर, मैकब्राइड कमीशन का जो उसने क्वेश्चन पूछा जीएस पेपर 2 के अंदर, उसका कोई मतलब ही नहीं था कि वो उन क्वेश्चन को पुट करे। वहां पर भी आपकी एक एथिकल क्वालिटी चेक होती है, इंटेग्रिटी, ठीक है। आप अपने आप से सच्चे कितने हो, आपकी ऑनेस्टी खुद से कितनी है, आपकी इंटेग्रिटी पावर कितनी है, डू यू हैव द एबिलिटी टू से नो, कि आपको कोई चीज़ नहीं पता, कि नहीं यार मैं तो प्लिम्स निकाल रखा है, मैं तो टॉप 1% क्रीमी लेयर में हूँ, 1% वर्ल्ड के आबादी में से एक हूँ तो मुझे, मैं तो ये करके ही रहूँगा कैसे भी करके, चाहे फिर वो पूछ रहा है एलिलोपैथी और मैं एलोपैथी लिख कर आ जाऊँ वहाँ पर। आपकी इंटेग्रिटी हर एक स्टेज पे चेक होती है, और ये वाली चीज़ ना यूपीएससी या प्रिलिम्स के अंदर करने लगा है। वो आपको ट्रैप कर रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप के ऊपर अपने आप को दोषी बनकर बैठ जाओ, अरे यार मेरी प्रिपरेशन तो अच्छी नहीं थी, शुरू के 37 क्वेश्चन ही नहीं आते मुझे, 37 क्वेश्चन ही नहीं आते, अब तो मुझे वाइंड अप कर लेना चाहिए अपना सिनेरियो, अब तो मुझे अपना सिनेरियो वाइंड अप कर लेना चाहिए कि अगले साल की तैयारी करनी चाहिए। सब नॉनसेंस बातें हैं। कट ऑफ अब तो ट्रिपल डिजिट में भी नहीं जा रही कट ऑफ अब तो, ठीक है। तो हम बात करते हैं अकाली मूवमेंट की, ठीक है, डायरेक्टली इसको स्ट्राइक करते हैं हम लोग और इसको देखते हैं कि ये सिनेरियो क्या है। तो इन 1873 द सिंह सभा मूवमेंट वॉज फाउंडेड एट अमृतसर। मूवमेंट का नाम क्या था पहले शुरू में, 1873 की बात हो रही है, सिंह सभा मूवमेंट। तो इट प्लान टू ब्रिंग टू द सिख कम्युनिटी द बेनिफिट्स ऑफ वेस्टर्न एनलाइटनमेंट थ्रू मॉडर्न एजुकेशन। वक्त और जमाने के हिसाब से सरदार कम्युनिटी के लोग अपने आप को चला सकें, नई नई चीज़ें सीख सकें, दुनिया में क्या क्या हो रहा है उसको जान सकें। अकॉर्डिंगली द सभा ओपन अ नेटवर्क ऑफ खालसा स्कूल्स एंड कॉलेजेस थ्रू आउट पंजाब। आजमा शैनी, ये सब चीज़ें याद आई, हम ये पहले कर चुके हैं चैप्टर्स में, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, है ना। ऑल्सो इट काउंटर्ड द इवेंजलाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज एज वेल एज हिंदू रिवाइवलिस्ट। मतलब हमें जो है हिंदू कम्युनिटी के लोग अपने फोल्ड अपने डोमेन के अंदर लेकर आए, एज वेल एज ब्रिटेन से जो क्रिश्चियन मिशनरीज आ रहे हैं जो कि यहाँ पर चर्च को इस्टेब्लिश करवाने की कोशिश कर रहे हैं, सबको ये चाह रहे हैं कि वो क्रिश्चियन बन जाए। ये वाला काम हमें नहीं करना है। आप यकीन नहीं मानोगे, क्रिश्चियन मिशनरीज ने कभी कभार ये वाली चीज़, अगर एक बार बताओ, ये अगर इनके एजेंडा का पार्ट है, तो कुछ तो यहाँ पर ऐसा हो रहा होगा ना कि फालतू में अपना एजेंडा ये ऐसे ही रख रहे हैं सिंह सभा मूवमेंट वाले। क्रिश्चियन मिशनरीज ने कुछ ऑर्थोडॉक्स तो नहीं, ऑर्थोडॉक्स लोग तो कट्टर हो जाते हैं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ऑर्थोडॉक्स नहीं, कुछ गरीब जो सरदार लोग थे उनका कन्वर्जन करवाया था। कुछ सरदार जो कम्युनिटी के लोग थे वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए थे, सोच के देखो। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इससे बस कोई चीज़ जानने की कोशिश करना, वो मत करना, इसको हाईलाइट मत करना कि आप अपनी मीन्स के आंसर राइटिंग में इसको यूज़ करने लगो। मैं आपको स्टडी आईक्यू से कल एक आर्टिकल देख रहा था बहुत अच्छा इससे रिलेटेड। स्टडी आईक्यू का एक है क्रिश्चियन मिशनरी, ये देखो स्टडी आईक्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। नहीं क्रिश्चियन मिशनरी नहीं, कन्वर्जन,
हाँ ये रहा यही तो है वो। एक सेकंड रुकना। बिल्कुल यही है वो। ये आर्टिकल देखना एक बार आप, और शांत दिमाग से देखना ईयरफोन्स लगाकर। ये क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर फिलोसफिकल चीज़ें हैं और ग्राउंड रियलिटी में क्या चल रहा है आपको ये वाली चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर तो डाली दिया है, प्लस मैं जस्ट अ मिनट मैं आपको व्हाट्सएप वाले ग्रुप के अंदर भी अपना ये वाला चीज़ डाल देता हूँ। इसको इत्मीनान से श्रेया देखना, सब लोग देखना इसको शाइनी। ठीक है, हाउ इंडिया इज़ लूजिंग हिंदूज। ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा आप स्टडी को सब्सक्राइब करके कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी टॉपिक उठा लो। ऐसे तो समाज के बहुत सारे इशूज़ हैं, अनगिनत इशूज़ हैं। आप सोशोलॉजी लोगे ना, आप परेशान हो जाओगे उस ऑप्शनल में, क्योंकि आपको बहुत डाइवर्सिटी के साथ सोचना पड़ता है, दिमाग पे बहुत फोकस डालना पड़ता है। आपको अपना पर्सनल ईगो, पर्सनल टेम्परामेंट साइड रख के बहुत कुछ ऐसे आंसर लिखने पड़ते हैं जो कि आपके धर्म के अगेंस्ट होते हैं, आपके कास्ट के अगेंस्ट होते हैं, और फिर भी बहुत बैलेंस आंसर लिखने के बावजूद भी आपके नंबर नहीं आते, क्योंकि एग्जामिनर को सेटिस्फाई करना सोशोलॉजी एज अ ऑप्शनल में, मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा। सोशोलॉजी एज ऑप्शनल में आपको नहीं पता, यू आर मतलब जस्ट आप एक ब्लैक रूम में जाकर तीर चला रहे हो कि लगा तो लगा, नहीं लगा तो नहीं लगा। इसलिए मैंने सोशोलॉजी ऑप्शनल पढ़ा था और उसका आइडिया ड्रॉप कर दिया था कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। मुझे पूरा सोशोलॉजी ऑप्शनल पता है। मैं जितने प्यार से किसी को PSIR पढ़ा सकता हूँ, उतनी मेरे राइट हैंड का खेल अगर मेरे PSIR है तो लेफ्ट हैंड का खेल मेरे उसका सोशोलॉजी ऑप्शनल का है। मुझे फिलोसफी भी आती है पढ़ाना, मुझे साइकोलॉजी ऑप्शनल भी आता है पढ़ाना, मुझे हिस्ट्री ऑप्शनल भी आता है पढ़ाना, मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल भी पढ़ा सकता हूँ। मैंने ये 6 के 6 ऑप्शनल पढ़ रखे हैं कॉलेज के फर्स्ट और सेकंड ईयर में, पूरे डिटेल में सिलेबस, पेपर 1 पेपर 2। तो वो डाइवर्सिटी अच्छी बात है कि मैंने उस टाइम पर बहुत मेहनत करी, तो वो मुझे पता लगा कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर मी। इसलिए मेरे आप में से कोई भी कोर्स में आता है, मैं आपको सोचने का सेकंड थॉट का मौका देता ही नहीं हूँ। मैं आपसे क्या कहता हूँ, PSIR एक तीर से मल्टीपल निशाने लगेंगे आपकी, और आपको ज्ञानी नहीं बनना, आपको एग्जाम निकालना है, ज्ञानी पेपर के बाद बनने लगा। हाँ, तो मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था यहाँ पर, इस पॉइंट को समझते हैं ज़रा। ठीक है, इट काउंटर्ड द इवेंजलाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज एज वेल एज द हिंदू रिवाइवलिस्ट। देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो श्रेया, एक आस्पेक्ट याद है आपको, मैंने बताया था सऊदी अरेबिया ना अब सपोर्ट पाने की किसी के काबिल नहीं रहा, तो उसने, याद करो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताया था आप लोगों को मयूर, वो अपने देश के अंदर कुछ अंदरूनी रिफॉर्म्स लेकर आने की कोशिश कर रहा है, दुनिया में अपना अपना वर्चस्व थोड़ा सा कम करके वो वेस्टर्नाइज और मॉडर्नाइज बनने की कोशिश कर रहा है सऊदी अरेबिया कंट्री। तो उसने विमेन को ड्राइवर बनवाया, ओला उबर जैसी जो टैक्सी चलती है वहाँ पर, पायलट बनने की वो परमिशन दी। पहले तो याद है श्रेया, मैंने आपको बताया था उस दिन, वो बताया था एक वो सुंदर सी लड़की दिखा रहा था मैं आपको, जब हम लोग बात कर रहे थे एक बारी कॉल पे कि ये देखो, उसने फेसबुक के अंदर फोटो डाली थी और इन्होंने चॉप चॉप स्क्वायर में काट के रख दिया था। तो आपको राशिमा को बता रहा था ना उस दिन कॉल पे मैं ये वाली बात। तो ये सब चीज़ें सऊदी अरेबिया ने क्यों चेंज करा, वो इसलिए चेंज करा क्योंकि सऊदी अरेबिया को वक्त और ज़माने के हिसाब से चेंज होना है, लेकिन वो जा नहीं रहा। उसको फंडिंग सपोर्ट चाहिए, उसको इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट चाहिए, उसको UN में सपोर्ट चाहिए। क्रिश्चियन मिशनरी से कभी भी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो शायद नहीं कि वो शिव जी की तारीफ करेंगे या फिर किसी दूसरे गॉड की तारीफ करेंगे, अल्लाह की तारीफ करेंगे? बताओ, कभी आप ये चीज सोच सकते हो कि कभी वो ये बोलेंगे कि दूसरे देवी देवता जो हैं वो सुप्रीम है, बाद में जीसस क्राइस्ट उनके बेटे हैं, बच्चे हैं? कभी बोलेंगे वो ऐसा? एक बारी ना इस वीडियो को कवर करने की कोशिश करना, आप देखना आराम से ईयरफोन्स लगा के। क्रिश्चियन मिशनरीज ने श्रेया क्या करना शुरू करा है, लोगों में कन्वर्जन करवाने के लिए इनको एक बात समझ में आ चुकी है बहुत अच्छे से, फोर्स कन्वर्जन करवाना पॉसिबल नहीं है। जहां जहां पर इन लोगों ने गरीबी का फायदा उठाते हुए कन्वर्जन करवाया, तो लोग पता है बड़े चालाक निकले। छत्तीसगढ़, झारखंड में, इवन जिसमें आप उड़ीसा में भी जानते हो कि वाली बात, हमारी एक दिन पर्सनल बात हुई थी इसके ऊपर, कि लोग इनसे पैसे ले लेते हैं, जैसे ये कहते हैं कि हम तुम्हें पैसा देंगे, जॉब देंगे, वो ले लिया और फिर कहते हैं हम तो नहीं चेंज हो रहे, है ना। हमारी एक दिन बात भी हो रही थी इसके बारे में कि उड़ीसा में ऐसा ये चलता है, ये बहुत सारे ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल बेल्ट्स में, है ना, कि वो चेंज करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा। अब दिक्कत वाली बात क्या है श्रेया, अब ये देख लो, देखना सिर्फ पंजाब लिखा मैंने, ये देखो,
हाउ क्रिश्चियनिटी इज ग्रोइंग इन पंजाब विलेजेस। दूर दराज के इलाके जो है ना, जहां पर अलग अलग लोगों के पिंड हैं, लोगों को कुछ भी नहीं पता, वहां पर ना ये सरदार सरदारनियां इनकी तरफ ओरिएंट होते चले जा रहे हैं। ये तो मैं देखो कितनी लेटेस्ट बात आपको बता रहा हूं, ये तो हम देखो 2023 के अंदर बैठ के बात कर रहे हैं। तो एक साल का ये पहले वाला करंट अफेयर है और ये 2 महीने पहले वाला करंट अफेयर है, ठीक है। यहां पर क्या है, इनको एक बात समझ में आ चुकी है। अभी मैं कंटेम्प्रेरी बात कर रहा हूँ, फिर मैं जो हमारे बुक में लिखा हुआ है पहले मैं उस पर आता हूँ, फिर बाद में, ठीक है। इनको एक बात समझ में आ चुकी है कि फोर्स कन्वर्जन करवाना या लालच देके कन्वर्जन करवाना पॉसिबल नहीं है। लोगों से अगर आपको उनके धार्मिक मुद्दे पे बात करनी है तो आपको उनके धर्म की तारीफ करनी पड़ेगी, तभी लोग आपके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। आशिमा, एक मुझे सच्चे मन से बात बताना, ठीक है। आशिमा ने मुझे फैमिलियर करवाया, जैसे कि मेरी डीपी लगी हुई है, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरा कोई नाम वगैरह देखे। ये कैसे आता है ये मेरी ये डीपी लगी हुई है, ठीक है। ये गुरुजी हैं, ओके, दिल्ली में फेमस इनका नाम है, गुरुजी हैं। आशिमा, जब पहली बार आपने मुझे 2018 में जब इंट्रोड्यूस करवाया इनके बारे में, मुझे नहीं समझ में आती थी ना इनका फंडा, इनकी साइकोलॉजी या इनका जो भी आप मुझे बोलते थे, है ना। आशिमा से मैं इतने क्रूर वर्ड्स में बात करता था, जैसा कि मैं हूँ, मैं बदतमीज तो हूँ, आप सब लोग जानते हो, ठीक है। तो आशिमा बेचारी रोज रो के जाती थी इनके नाम पे, है ना। क्यों आशिमा, पता क्यों, है ना। बुरा लगता था ना आपको कि ये क्यों होते कौन है, बोलने वाले आप नहीं जानते हो तो फिर मुंह ही बंद रखो, है ना। लगता होगा आपको मन में ऐसा, सामने तो तुम बोल ही नहीं सकते थे वाली बात मुझसे, तो वरना घर कैसे पहुंचते तुम। तो बात बात ये थी कि जिस दिन से मैंने आपको आराम से समझा, मुझे जब ये पता लगा कि गुरुजी के आश्रम में गुरुजी की तो कोई चीज़ है ही नहीं, इट इज़ ऑल अबाउट शिव भक्ति। शिवलिंग है वहाँ पर, है ना, शिव की आरती चल रही है वहाँ पर, शिव की आराधना चल रही है। तो गुरुजी के नाम पर जिसकी ब्लेसिंग भी जिसको मिल रही है वो शिव भक्ति की मिल रही है, शिवलिंग की मिल रही है सारी की सारी ताकत, राइट। आपके कहने पर मैं आपके साथ एक बार ही गया भी, है ना, आश्रम भी गया, और आपने मुझे पूरा का पूरा फैमिलियर करवाया, पूरा का पूरा सीन, है ना। फिर आप इनके बर्थडे पे भी मेरे को लेकर गए कि जहाँ पर इनके आश्रम में देखो क्या क्या होता है, कैसा नहीं होता है। उसके बाद से जब मैं एसोसिएट करने लगा आपके साथ साथ, आपकी बातों को समझने लगा, आपकी फ्रस्ट्रेशन मुझे लेकर कम हुई कि नहीं हुई। बहुत प्रैक्टिकल सी बात बताओ, 2019 से लेकर 2023 तक मैं आपके लिए चेंज पर्सनैलिटी हो कि नहीं हो, क्योंकि आपकी बातों को समझकर एसोसिएट कर पाया। और जब जाना तब इल बोलना मैंने बंद करा, तब जाकर मैं समझा कि नहीं यार, किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए, वो कोई गलत नहीं हो रहा है वहां पर। मैं तो ये बोलता हूँ ना, अरे टकला है ये, आसाराम बापू है, इसने पक्का रेप कर रखा होगा। बहुत इल बात है, जितनी मैं वाहियात बातें मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि अज्ञानी पर्सन और क्या ही बोलेगा, है ना। तो आपने ही बोला था ना मुझसे कि एक बारी फेमिलियर हो जाओ, उसके बाद जितना कोर्स लेना, जान लो एक बारी के अंदर की साइकोलॉजी और अंदर की फिलोसफी क्या चलती है। वो बताया था ना आपने मुझे, एक दिन आशिमा ने मेरा लेक्चर लिया था बैठ के ठीक है अब उसके बाद से मुझे बताओ, तो आशिमा, जो पर्सनैलिटी मैं आपके सामने पोर्ट्रे करते हुए मिला था, जब मैं बुराइयां करता था इनकी, टकले हैं, ऐसे हैं, रेपिस्ट हैं, ऐसे होंगे वैसे होंगे, तब जब से समझा, गया, जाना, इवन इस कदर तक कि डीपी तक लगा ली अपनी कि भाई मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई दोस्त या कोई भी बंदी है जो मुझे फिर वो दीपांग दुबे के नाम से सर्च करो, मैं टेलीग्राम में मिल जाऊँ, तो मैंने गुरुजी के नाम से बना लिया। और गुरुजी के नाम से चलते चलते मैंने ट्रू चल पड़ा, है ना। तो मैंने कहा भाई ये तो रिजल्ट मिल रहा है मुझे, ये तो अच्छी बात है। तो मैं कहा मैं फालतू में कोस रहा था। मैंने कहा नहीं यार, एक दूसरों की भावनाओं की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मतलब ये होनी चाहिए कि दूसरों की, मेरे शब्द दूसरों की रिलीजियस फीलिंग्स को स्पेशली वो ना करते, बर्बाद ना करते। ये तो मैंने चालाकी के बेसिस पे नहीं करा, ये तो बस मेरी बुद्धि चेंज हो गई। लेकिन यहां पर अगर हम लोग आए, ये क्रिश्चियन मिशनरीज का जो टॉपिक है, शुरू में जो उनका रवैया यहां पर ये जो रहेगा, ये वैसे ही रहेगा, फोर्स कन्वर्जन, गरीबी के बेसिस पे कन्वर्जन, पागल बनाना लोगों को, पैसे देना, जॉब तो नहीं इस टाइम पर, मतलब आप ये कह लो कि रोजगार का एक आश्वासन देना, ये सब कुछ चल रहा था 21st सेंचुरी के अंदर। 21st सेंचुरी भी छोड़ो, विद इन मतलब लास्ट एक डिकेड के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज को ये चीज़ रियलाइज होने लग गई है, आप ना लोगों से कैसे भी करके, हिंदुस्तान में लोगों से कभी भी उनका धर्म नहीं छीन सकते, कभी भी उनका धर्म नहीं छीन सकते। इनको एक चीज़ रियलाइज हो गई है कि अगर तुमने इनके धर्म को इनको छीना तो लोग जो है वो तुम्हें बर्खास्त करने की कोशिश करेंगे,
बहुत तगड़ी तरीके से बर्खास्त करने की कोशिश करेंगे, समाज से निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहां पर इस आर्टिकल में आप सुनोगे एक बात को, अगर इतना आसान होता तो शरिया पोर्चुगीज पागल है, 1550s 1540s 1520s के आए हुए वो नहीं कर देते कन्वर्जन। अकबर से जो जीसोट प्रीस्ट मिल रहे थे वो नहीं करते थे अकबर का कन्वर्जन। अकबर के कन्वर्जन होने की देरी थी, और मयूर इंडिया में क्रिश्चियनिटी रूल शुरू हो जाता। अकबर कन्वर्ट कर लेता अपने आप को तो क्रिश्चियनिटी रूल ही तो शुरू हो जाता। नहीं, हम लोग भी सारे के सारे चर्च जा रहे होते, क्या पता हमारी किसी पीढ़ी का कन्वर्जन हो गया होता, है ना। अब ये सारी बातें ना आप इस आर्टिकल में पढ़ोगे, यहां पर इनको एक चीज समझ में आ गई तो इनकी अप्रोच कैसे चेंज हुई है कन्वर्जन करवाने की। लेकिन इस टाइम पर सिंह सभा मूवमेंट वाले जो थे ये पर्टिकुलरली कोशिश कर रहे थे कि कैसे ना कैसे करके जो हिंदू लोगों के अंदर जो रिवाइवलिस्ट टेंडेंसीज और एक्टिविटीज जो चल रही है कि हिंदू धर्म को रिवाइव करना है, प्रोमिनेंट रिलीजन बनाना है, कुल मिलाकर ये देश को एक रंग रूप नहीं देना चाहते थे हिंदुज्म का या क्रिश्चियनिटी का। बात ये है इस पॉइंट की। मेरी बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? इतनी एक्सप्लेनेशन तो काफी है। क्लियर हुआ? चाइनीज सारे टॉपिक क्लियर यहां तक? और इतनी फीस में तो नहीं हो पाएगा शायद, ठीक है। तो अकाली मूवमेंट जो थी इट वॉज एन ऑफशूट ऑफ सिंह सभा मूवमेंट, इसी से निकली हुई एक ये मूवमेंट थी। अकाली मूवमेंट पंजाब के अंदर ये एक रिलीजियस इशू के तौर पर इमर्ज होने वाली एक मूवमेंट थी, बट इट एंडेड अप बीइंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। द सेंट्रल पंजाब कंट्री साइड, मतलब पंजाब में जो बीचों बीच में कुछ जो गांव वाले जो इलाके बन रखे थे वहां पर सरदार लोग जो थे वो डोमिनेंट कम्युनिटी थी। तो इट वॉज डीपली शेकन बाय द पावरफुल वेव ऑफ अकालीज। अकालीज का बोलबाला वर्चस्व काफी ज्यादा बढ़ गया ऐसे इलाकों में। द फर्स्ट आर रेदर इंडिपेंडेंट रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ये पहली ऐसी एक इंडिपेंडेंट रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी विच फॉर अ टाइम वॉज क्लोजली आइडेंटिफाइड विद नॉन कॉपरेशन। अब देखो ये चैप्टर में आपको बता रहा था ना कि हम देखेंगे कि ये क्या गांधीयन आइडियोलॉजी के साथ इनके साथ रिलेटेड है कि नहीं है। और एक बात मत भूलना, 2 चैप्टर पहले वाली अच्छे से बताया था ना मैंने श्रेया, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस को गांधी जी भी जानते थे, उन्होंने माना भी, एक्सेप्ट भी करा। अलग अलग रीजन में अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से मीनिंग देने का प्रयास करा उसको, वो नहीं जो कि सिर्फ गांधी जी के बताए हुए इन पॉइंट्स पर चल रही है, सत्याग्रह, बॉयकॉट वगैरह। नॉन कॉपरेशन सिविल डिसोबीडियंस की के नाम को यूज करके लोग अपने तरीके से अपने रीजन में उसको कलर देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जैसे आप उन्हीं को देख लो, मोपला रेविलियन वाले भी शुरू में गांधी जी के नाम के तो यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हाँ या ना? गांधी जी ने शुरू में सपोर्ट भी करा, सरदार पटेल ने भी सपोर्ट करा था, पढ़ा था हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर। बाद में लेकिन उनकी एक्टिविटीज क्या हो गई थी कि गांधी जी ने सपोर्ट वापस खींच लिया। वॉलेंट मोबलस प्रोमिनेंटली क्या थे, कौन से धर्म के साथ एसोसिएटेड थे? मुस्लिम पीजेंट्स थे। इस अकाली मूवमेंट का एम क्या था? द मूवमेंट एम्ड एट लिबरेटिंग द सिख गुरुद्वारास फ्रॉम द शेकल्स ऑफ करप्ट उदासी महंत। जो गुरुद्वारास को चलाते हैं, जो महंत, जो लीडर हैं यहाँ के, उदासी महंत बोला जाता था उनको, वो करप्शन के अंदर काफी ज्यादा इन्वॉल्व थे, उनसे उनकी चंगुल से गुरुद्वारा को छुड़ाना। अकाली मूवमेंट जो है इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय फेमस हिस्टोरियन रिचर्ड फॉक्स एज रिप्रेजेंटिंग द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट एप्लीकेशन ऑफ गांधीयन प्रोग्राम ऑफ सत्याग्रह और नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस। रिचर्ड फॉक्स ने इसको क्या बोला कि ये सबसे लंबी, सबसे बड़ी एप्लीकेशन अगर हमें कहीं देखने को मिलती है गांधी जी के सत्याग्रह और नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस वाले प्रोग्राम को, तो वो हमें अकाली मूवमेंट के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि ये क्या वायलेंस अपनाएंगे? नहीं, रिफॉर्म लाने के लिए वायलेंस तो नहीं होगा, तो क्या मॉडरेट अप्रोच होगी? प्रोटेस्ट नहीं, उसके लिए एक वर्ड यूज करा जाता है, पैसिव रेजिस्टेंस।
ठीक है, सारी बातें मयूर उसी शब्द में समझ आती हैं, पैसिव क्रिश्चियंस। कॉज ऑफ द मूवमेंट, अकाली मूवमेंट जो है, इट अरोज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ freeing the Gurdwara, Sikh shrines from the control of ignorant and corrupt महंत priest. जो गुरुद्वारास जो थे, they had been heavily endowed with revenue free land and money by महाराजा रणजीत सिंह। काफ़ी ज़्यादा ज़मीन वगैरह मिल गई थी, पैसे मिलते थे गुरुद्वारास की अच्छी खासी मैनेजमेंट के लिए। पंजाब का सुप्रीम लीडर था ना उस जमाने का, ये पढ़ा था ना श्री हमने इसके बारे में इनिशियल चैप्टर्स में, महाराजा रणजीत सिंह, है ना। और सिख हिस्ट्री जो है पंजाब की, वो ज्यादातर इसी के साथ एसोसिएटेड है, इसी बंदे के साथ। बहुत काम कराना है इसने पंजाब के लिए, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह, सिख चिफ्टियंस एंड अदर डिवाउट सिख्स ड्यूरिंग द 18th एंड द 19th सेंचुरी। लेकिन आने वाले टाइम में क्या हुआ, करप्शन स्प्रेड अमंग दीस मैन एंड दे बिगन टू ट्रीट द ऑफरिंग्स एंड इनकम ऑफ द गुरुद्वारास एज ए पर्सनल इनकम। मतलब महाराजा रणजीत सिंह, उनके सिपाही, अलग अलग प्रोविंसेस के सिख चिफ्टियंस जो हैं वो इनकम दे रहे हैं, मतलब दान पुण्य कर रहे हैं गुरुद्वारे के लिए, और वो जो है वो किसी और की जेब में जा रहा है। मतलब मान लो कि आप जो है एक मंदिर में पैसा देकर आए कि ये देखो शिवलिंग का जो हिस्सा है पूरे का पूरा थोड़ा सा ये टूट फूट सा रहा है, कार्तिकेय जी की मूर्ति थोड़ी सी इधर उधर हो रही है, नंदी जी थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं, आप इसकी मरम्मत करवा लो, ये लो 50,000 की गड्डी, अगर और लगे तो मुझे बता देना। आप 1 महीने बाद आए, उसकी हालत वैसी की वैसी है, तो वो कहाँ गया पैसा? पुजारी ने अपनी जेब में रख लिया ना, यानी कि कुछ काम नहीं हो रहा उसके ऊपर, ठीक है। ये है करप्शन, ये हरकतें गुरुद्वारे में चल रही थी। तो मैनी ऑफ देम बिगेन टू लिव अ लाइफ ऑफ लग्जरी एंड डिसिपेशन, कि हमें कोई मतलब नहीं है कि गुरुद्वारे में क्या चीज़ हो रही है, कुछ पंखे साफ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कुछ चमक रहा है फ्लोर के नहीं चमक रहा है, पोछा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, झाड़ू लग रही है कि नहीं लग रही है, लंगर प्रसाद बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हमें वो सारा पैसा, हम कर्मचारी को पैसा देंगे, लंगर भवन में पैसा देंगे, हलवे बनाने वाले को पैसा देंगे, वो सारा पैसा हमारे पास आना चाहिए। मतलब एक एक रुपये ये ऐसे रखते थे जैसे, मतलब एक भिखारी होता ना, जैसे कि एक सिक्का भी खनक कर गिर जाए तो अपनी जेब में रख लेना, इतने करप्ट हो गए थे यहाँ के महंत, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम महंत, सम कंट्रोल ओवर द गुरुद्वारास वॉज एक्सरसाइज बाय गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मैनेजर्स एंड कस्टोडियंस। सरकार के द्वारा नॉमिनेट करे जाते थे कुछ मैनेजर्स और कस्टोडियंस, इनका भी कुछ कुछ कंट्रोल था यहां पर गुरुद्वारास के ऊपर। आफ्टर द ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ पंजाब इन 1849, अब क्या हुआ, इन्होंने सोचा हम क्या तुम्हारे ऊपर निगरानी रखें। महंत ने इनको अपनी साइड कर लिया, एंड दे ऑफन कोलैबोरेटेड विद महंत, दोनों साथ मिलकर करप्शन कर रहे हैं। अब इस टाइम पर सिखों का नाम खराब ना हो, सिख एज अ रिलीजन का नाम खराब ना हो, गुरुद्वारा एक करप्शन की चीज ना बने कि जहां पर लोग कल को सोचे दान पुण्य करने से रिलेटेड। गुरुद्वारा में 24 घंटे का जो लंगर भवन चलता था, कम से कम एक गरीब इंसान को, भूखे पेट आदमी को अपनी रोटी मिल जाती थी, 3 वक्त की, 2 वक्त की, ये सारी चीज़ें चलती रहे। गुरुद्वारा एक सेवा करने का एक माध्यम हो। कुछ लोगों ने सोचा कि हम सिखिज्म एज अ रिलीजन का नाम बिल्कुल ख़राब नहीं होने देंगे, ये कुछ हरामजादों की वजह से। तो दे ऑफन कोलैबोरेटेड, सिख रिफॉर्मर्स और जो नेशनलिस्ट थे, दे वांटेड डीप रिफॉर्म ऑफ द गुरुद्वारास by removing them from the control of महंत एंड द एजेंट्स ऑफ द colonial regime। के ये जो गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड जो मैनेजर्स हैं, कस्टोडियंस हैं, इनको भी यहाँ से हटाना है, खदेड़ के फेंकना है, और महंत का जो अभी तक कंट्रोल है गुरुद्वारास के ऊपर, इसको भी खत्म करना है। क्योंकि अगर ये खत्म नहीं हुआ तो फिर आगे चलकर हिंदुस्तान में जितनी भी जगह पर गुरुद्वारे बनेंगे, वहां पर इसी प्रकार के जो महंत होंगे वो पूरे का पूरा कंट्रोल अपना रखने की कोशिश करेंगे गुरुद्वारा के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। करप्शन ऐसे ही फैलती चली जाएगी, ये अपनी पर्सनल जेबें भरते चलेंगे, जिसकी वजह से सिखिज्म एज अ रिलीजन के ऊपर सबका विश्वास उठ जाएगा। और सिखिज्म इस टाइम पर आप इमेजिन कर ही सकते हो, आपने डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर जा रहा था। ऐसा जब कोई किसी को सोचेगा कि यहाँ के पुजारी वगैरह, मतलब जो प्रीस्ट है यहाँ पे, जो महंत है, वो पैसा रख लेते हैं, कोई मरम्मत नहीं हो रही, कोई प्रसाद नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, हालत बद से बदतर है। आप कभी वहाँ पर जाओगे मत्था टेकने किसी भी ऐसी जगह पर जिससे आपको फैमिलियर करवाया जा रहा हो? नहीं ना।
आपने चढ़ावा दिया किसी चीज़ का, कुछ चढ़ाया वहाँ पर और वो किसी ने अपने पास ही रख लिए पैसे। करप्ट महंत, जो अकालीज थे, देवर फाइटिंग टू रेस्ट कंट्रोल ओवर द सिक्स श्राइन्स गुरुद्वारास फ्रॉम करप्ट मैन। जो अकाली लीडर्स जो थे, जो रिफॉर्म यहाँ पर लेकर आना चाह रहे थे, वो ये चाह रहे थे जो ये करप्ट जो महंत लोग हैं इनके चंगुल से गुरुद्वारे की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो छीनी जाए। हु हैड इस्टेब्लिश अ म्यूचुअली प्रॉफिटेबल अलायंस विद द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। जैसा कि आपने देखा कौन से ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ब्रिटिशर्स के द्वारा नॉमिनेट जो करे गए थे मैनेजर्स और कस्टोडियन। अरूर सिंह, द गवर्नमेंट अपॉइंटेड मैनेजर ऑफ अमृतसर गोल्डन टेम्पल। हमने पढ़ा था ना 2 चैप्टर पहले इसके बारे में, ठीक है। ही हैड इवन गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ इन्वाइटिंग जनरल डायर टू बिकम एन ऑनररी सिख। पढ़ा था ना ये, इसमें जो आप पूछ रहे थे, आपका डाउट था, है ना, ताकि वो कमान संभाल लें। इवन निकाल सेन साहिब निकोलसन द बचर ऑफ दिल्ली इन 1857 ही बिकेम अ सिख। मतलब नाम क्या है इसका, निकोलसन। सरदार की मान्यता देखकर इसका नाम क्या हो रहा है, निकाल सेन साहिब। These Mahant were loyalist and enjoyed government patronage. The government gave full support to the Mahant, ठीक है, and it used them and the managers to preach loyalism to the Sikh and to keep them away from the rising nationalist movement. तो यानी कि ब्रिटिश हुकूमत की और महंत की इस प्रकार से जो है वो कोलैबोरेशन चल रही थी। क्योंकि अगर इसको यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड मैनेजर रखा जा रहा है अमृतसर गोल्डन टेम्पल का, सबसे ज्यादा चढ़ावा तो यहीं चढ़ता है, सबसे ज्यादा पैसा तो यहीं आता है सारे गुरुद्वारा में से। और उस टाइम पर ये तो प्रोमिनेंट गुरुद्वारा था, बहुत सारे गुरुद्वारा तो एस्टेब्लिश हुए भी नहीं थे पूरे देश में। सिखिज्म तो अभी धीरे धीरे करके स्प्रेड हो रहा है ना। कैन यू इमेजिन कि असम के अंदर, कर्नाटक के अंदर, दिल्ली के अंदर, यूपी के अंदर गुरुद्वारे बन रखे होंगे उस टाइम पर? अभी नहीं ना। सारे की सारी कहानी कहां से होना शुरू हो रही है, स्टार्ट पंजाब से। एटीन फिफ्टीज में पूरे देश में गुरुद्वारे आ गए थे, पंजाब के बाहर फैल गया था सिखिज्म। पंजाब में इतनी उथल पुथल चल रही है, तो अकालीज का रोल क्या था? अकालीज रोल एंड स्ट्रगल फॉर एसडीपीसी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, एसडीपीसी की फुल फॉर्म है ये। तो टू कंट्रोल एंड मैनेज द गोल्डन टेम्पल मतलब अमृतसर की बात हो रही है यहाँ पर। द अकाल तख्त एंड अदर गुरुद्वारास आर रिप्रेजेंटेटिव असेंबली ऑफ नियरली 10,000 रिफॉर्मर्स। ये नवंबर 1920 में मिलते हैं और इन्होंने कमेटी को इलेक्ट करा ऑफ 175, मतलब 175 मेंबर जो है वो उस कमेटी का पार्ट थे, टू बी नोन एज शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, एसडीपीसी। तो ऑल्सो द नीड वॉज फेल्ड फॉर अ सेंट्रल बॉडी जो कि स्ट्रगल को ऑर्गेनाइज करेगी ऑन अ मोर सिस्टमैटिक बेसिस। Its aims were to reform the Sikh Gurdwaras and to reclaim control of the Sikh shrines from the hands of the government manipulated loyalist committees that included non-Sikhs। मतलब वही अभी तक जो कि गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड मैनेजर्स हैं और जो महंत हैं, उनका जो चंगुल चल रहा है, उनका जो कब्जा चल रहा है, गुरुद्वारा की मैनेजमेंट से रिलेटेड सारा का सारा पैसा वो अभी तक रख लेते हैं। इनका पर्पस ये था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का कि उनके चंगुल से गुरुद्वारा की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो छुड़ानी है, ठीक है। तो इनका मकसद क्या था? सिख गुरुद्वारा को रिफॉर्म करना, टू रिक्लेम कंट्रोल ऑफ द सिख श्राइन्स। किससे छीनकर? गवर्नमेंट के द्वारा जो मैनिपुलेटेड जो लॉयलिस्ट कमिटीज हैं, मतलब गवर्नमेंट जिनको सपोर्ट करती है, उनसे, उनके चंगुल से गवर्नमेंट के द्वारा जो अपॉइंटेड ये जो मैनेजर्स होते हैं, ये जो कमिटीज़ होती हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बताया, मैनेजर्स और कस्टोडियंस जो होते हैं और जो महंत हैं, इनके चंगुल से गुरुद्वारा की एडमिनिस्ट्रेशन को छुड़ाना है, ठीक है, जो कि मैनिपुलेट करते हैं गुरुद्वारा की एडमिनिस्ट्रेशन को। तो दिसंबर की बात है, नवंबर में तो देखो 10,000 लोगों की मीटिंग हुई है, जो 10,000 रिफॉर्मर्स हैं नवंबर 1920 में। और ये जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी है, इसमें कितने मेंबर्स हैं? 175। अगले ही महीने दिसंबर में एज एन ऑक्सिलरी ऑफ द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द अकाली दल वॉज फॉर्म्ड। मतलब इसी के एक ब्रांच, इसी की एक ऑफ शूट, उसको बोला जा रहा है ऑक्सिलरी, अकाली दल को। इट वॉज फॉर्म टू कोऑर्डिनेट जाथास टू रेस्ट कंट्रोल ऑफ द श्राइन्स, ठीक है, कुछ रिफॉर्मर्स को ऑर्गेनाइज करना ताकि रेस्ट मतलब छीनना, दो श्राइन्स का जो गुरुद्वारा का जो कंट्रोल है
ये महंत से और अंग्रेज़ी हुकूमत में जो ये जो लोग बैठे हैं, जो इनके कस्टोडियंस हैं, इनके द्वारा नॉमिनेट कर जाते हैं मैनेजर्स, उनसे। तो ऑलरेडी इरिटेटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मार्शल लॉ एंड जलियांवाला बाग कांड, जो अकालीज जो थे वो पहले से ही चिड़े हुए थे इससे, जो मार्शल लॉ इंप्लीमेंट हो रखा था पंजाब के अंदर, और जलियांवाला बाग कांड के बाद अकालीज केम टू अ हेड ऑन कोलिजन विद द गवर्नमेंट when in early 1921 it took the keys of the golden temple at अमृतसर and appointed a new manager। अकालीज ने बोला अब हमारा मैनेजर यहाँ पर बैठेगा, तुम्हारे द्वारा अपॉइंटेड मैनेजर नहीं बैठेगा, तुम्हें जो हो सकता है, अब जो हो सकता है, तुमने वैसे भी मार तो दिया ही था कितने सारे लोगों को, अपनी बारबरता तो दिखाई दी तुमने, कितने क्रूर हो तुम लोग ये तो दिखाई दिया, अब तुम्हें जो हो सकता है करो, और अपने मेहनत के सपोर्ट से जितने लोगों को तुम्हें लेकर आना है वो रेडी रहो। हालांकि ये इनकी वॉयलेंस, सॉरी, ये इनकी मूवमेंट जो थी वो नॉन वायलेंट नेचर की थी। 10,000 रिफॉर्मर्स का सपोर्ट था, लेकिन ये भी हमें नहीं बोलना चाहिए कि नंबर बहुत ज़्यादा थे अकालीस के पास, ठीक है, जो रिफॉर्म्स चाहते हैं। तो व्हेन अकालीस प्रोटेस्टेड इन अ नॉन वायलेंट मैनर, गवर्नमेंट वंस मोर अनलीस्ड अ रिप्रेसिव रिजिम, उन्हें पूरा रिप्रेस करने की कोशिश करी, एंड लेटर रिस्पॉन्डेड विद सत्याग्रह, मतलब द लेटर रिस्पॉन्डेड विद सत्याग्रह, अकाली जो है उन्होंने सत्याग्रह के साथ रिस्पॉन्ड करा, मतलब वही गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए। गांधी जी और जो कांग्रेस हैं, इन्होंने इस कैंपेन को सपोर्ट करा अकालीस के कि गुरुद्वारा का कंट्रोल जो है वो इनके पास आना चाहिए, और इनके द्वारा अपॉइंटेड जो मैनेजर होगा अब वो जो है वो संभालेगा गोल्डन टेम्पल को और दूसरे सिख श्राइन्स को, गुरुद्वारास को, विच अल्टीमेटली फोर्स द गवर्नमेंट टू सरेंडर द कीज, जो चाबियां थी गोल्डन टेम्पल की दूसरे गुरुद्वारा की वो इनको मिल गई, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेम्पल टू द अकालीस, मतलब टेम्पल यहाँ पर गुरुद्वारा को ही बोला जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेम्पल टू द अकालीस, एंड पास द सिख गुरुद्वारा एक्ट इन 1922। सरकार को एक्ट पास करना पड़ा, सिख गुरुद्वारा एक्ट इन 1922, विच वॉज लेटर अमेंडेड इन 1925। ये जो सिख गुरुद्वारा एक्ट था 1922 का, इट गेव द कंट्रोल ऑफ गुरुद्वारास टू द सिख मासेस टू बी एडमिनिस्ट्रेड थ्रू शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। ये होगी अब गुरुद्वारा को चलाने के लिए एक एपेक्स बॉडी। बट मिडिल क्लास सिख लीडरशिप हैड ओनली सिलेक्टिवली अडॉप्टेड द नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम। उन्होंने नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम जैसा गांधी जी का था उसको पूरा का पूरा एज इट इज नहीं चुना, उसके कुछ की एलिमेंट्स चुने, जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग रीजन में लोग जो थे नॉन कॉपरेशन की वॉइस को अपने हिसाब से मोल्ड कर रहे थे, ठीक है। एंड वंस देयर लिमिटेड गोल वॉज अचीव्ड, दे डिड नॉट अलाउ देयर डिस्टिंक्टिव रिलीजियस स्ट्रगल टू बी कंप्लीटली अप्रोप्रिएटेड बाय द कांग्रेस एजुटेशन। The Akali leaders played a notable role in the national liberation struggle, though some dissenting voices were heard occasionally कि हम जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े सारे जो सरदार लोग थे, आपको पता है, वो ब्रिटिशर्स की आर्मी में भी तैनात थे, ठीक है, जो उनकी सिख रेजिमेंट्री थी, और ये वर्ल्ड वॉर वगैरह भी लड़ने गए थे। तो इन्होंने जो ये वाली बात लिखी हुई ना, दे डिड नॉट अलाउ देयर डिस्टिंक्टिव रिलीजियस स्ट्रगल, कि इनकी तो रिलीजियस स्ट्रगल एक अलग से ही चल रही है, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कोई एजेंडा तो है नहीं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कोई ऐसा तो बोला नहीं गया था कि हम जो है गुरुद्वारा की रिफॉर्म की बात करेंगे। तो दे डिड नॉट अलाउ देयर डिस्टिंक्टिव रिलीजियस स्ट्रगल टू बी कंप्लीटली अप्रोप्रिएटेड बाय द कांग्रेस एजुटेशन, कि जो कांग्रेस है जिस तरीके से वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की कमान को संभाल रही है, तो पंजाब के अंदर गुरुद्वारा की रिफॉर्म्स की कमान को वो संभाले। इन लोगों ने कोशिश करी कि हाँ भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ हम वाकिफ़ हैं, फेमिलियर हैं, हम उसके प्रोग्राम्स को अपनाते हैं, और गांधी जी के मेथड्स के साथ, आदर्शों के साथ हम चलने को तैयार हैं, लेकिन हमारी मूवमेंट का कंट्रोल हम ही लेंगे, वो कांग्रेस के हाथों में नहीं देंगे। ये चीज़ उन्होंने सुनिश्चित करी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। इस चैप्टर के दो एस्पेक्ट हैं, एक गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट और फिर एक है टेम्पल एंट्री मूवमेंट, जिसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।